Good morning, everybody, and welcome to Lakshmi Shri webinar series. लास्ट वीक हमारे साथ जैनेश जुड़े थे, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वेबिनार हो नहीं पाया था। तो आज वापस हमारे साथ जैनेश जुड़े हैं। जैनेश का इंट्रोडक्शन दे दूं। जैनेश MBA एस्पिरेंट हैं और इक्विटी ट्रेडर हैं, जो फिलहाल स्मॉल कैप स्टॉक्स में बेरिश ट्रेंड चल रहा है तो थोड़ा सा बैक सीट पे है। और इसके अलावा जैनेश ऑप्शंस ट्रेडर हैं और ऑप्शंस में इनकी एक्सपर्टीज है। आज ये इक्विटीज के ऊपर हमें बताएंगे कि अब 5x मल्टीबैगर स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं केवल चार्ट यूज करते हुए। जैने स्टार्ट करें उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा कि दो लोगों में एक शर्त लगी किसी चीज को लेके, किसी वैल्यूएबल चीज को लेके। तो उसको जीतने का पहले ने बोला कि अगर मैं अपने दांत से अपनी आंख को काट लूं तो क्या मैं शर्त जीत जाऊंगा। तो दूसरे ने बोला कि तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है। तो उसने शर्त लगा ली और पहले वाले की आंख नकली थी, उसने आंख निकाली, अपने दांत से काटी और वापस लगा ली। तो ये हुआ कि वो शर्त जीत गया। अब दूसरे व्यक्ति को वापस जीतना था तो उसने बोला कि मैं इनाम दोगुना करता हूँ, हम दोबारा शर्त लगाएंगे। बोला ठीक है, अगर मैं अपने दांत से दूसरी आंख काट लूं तो क्या मैं शर्त जीत जाऊंगा। तो पहले वाले ने सोचा कि ये जब आया था एकदम से ठीक ठाक आया था, कहीं भिड़ा नहीं, कहीं लड़खड़ाया नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ, तो ये तो गारंटी है कि इसकी दूसरी आंख सही है, तो ये नहीं कर सकता है। तो उसने शर्त लगा ली, ठीक है दुगने मूल्य के साथ शर्त लगा लेते। पहले आदमी के दांत भी नकली थे, उसने दांत निकाल के अपनी आंख काट ली और शर्त जीत लिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमेशा जो चीज देखते हैं या हम जो चीज मानते हैं वही सही नहीं होती है। हमें दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से भी देखना चाहिए। तो चीजों को देखने के कई तरह का पहलू होता है, कई तरीके से देखी जा सकती है। सिर्फ हम जो देखते हैं या हम जो जानते हैं वही अकेला सत्य नहीं होता। तो स्टॉक मार्केट में ये चीज बहुत रिलेटिव है कि आप जो सिस्टम यूज करते हैं या आप जिस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं, सिर्फ वही एक प्रॉफिटेबल सिस्टम नहीं हो सकता। एन नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल सिस्टम है, जिसमें से एक जैनेश आज हमारे साथ शेयर करेंगे। सो जैनेश, वेलकम टू यू। Hi, good morning. Thank you for the warm welcome. क्या? So I hope everyone can hear me properly और मेरी स्क्रीन भी दिखाई दे रही है आप सभी को। एंड हम सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के लिए। तो आज का सेशन हमारा ऐसा रहेगा कि हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो पिछले 2 साल में 5x हो चुके हैं। तो बेसिकली हमें ऐसे स्टॉक्स को आगे जाकर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही हमारा एक मेन मकसद रहेगा। राइट। तो आज हम 2-3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं और जो जो कि काफी सिंपल कॉन्सेप्ट्स है, बट लोगों को लगता है कि मार्केट में पैसा बनाना इज अ वेरी टफ टास्क। बट मेरे हिसाब से अगर आप कुछ डिसिप्लिन और रूल्स फॉलो करते हो तो आप पैसा बना सकते हो। हाँ, डेफिनेटली यू हैव टू फेस सम अप्स एंड डाउन, बट या ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप जब इस चीज को प्रैक्टिस करने लग जाओगे और आप आइडेंटिफाई करने लग जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सिस्टम काम करता है। तो आगे जाने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि हम बेसिकली एक सिस्टम फॉलो करने वाले हैं जिसमें 2-3 चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। राइट। तो सबसे पहले हम ये जो एक्सेल शीट है जिसमें ऐसे स्टॉक्स है जो पिछले साल में 5x हो चुके हैं, तो मैं इस एक्सेल शीट को आपको प्रोवाइड करता हूँ लिंक। आगे जाकर हम 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे जो है एक रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्टेज एनालिसिस और प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम्स। नाउ जो हमने स्टॉक फिल्टर किए हुए हैं उसमें अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इंडस्ट्री से हमें स्टॉक्स मिले। राइट। तो कुछ 15 स्टॉक सेक्टर थे और 39 इंडस्ट्रीज थी जिसमें हमें अराउंड 80 स्टॉक मिले। अब इस स्टॉक फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में हमने ऐसे स्टॉक ढूंढे जो लिक्विड हो, यानी जिसके अंदर वॉल्यूम 50,000 के ऊपर हो, एवरेज डेली वॉल्यूम 50,000 के ऊपर रहनी चाहिए, जिनका स्टॉक प्राइस 20 रुपए के ऊपर रहा हो, ताकि हम ऐसे पेनी स्टॉक्स को ना काउंट करें इस हमारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया में जो 5x 10x हो चुके हैं। राइट। तो हमें ऐसे स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स चाहिए जो 5x हुए हैं इस बुल रन में। नाउ डेफिनेटली आप लग रहा होगा कि यार पिछले 2 साल में काफी सारे स्टॉक्स 5x के ऊपर भी हुए हो गए, बट ये जो क्राइटेरिया है ये नेक्स्ट बुल रन जब आएगा तब हम इस क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे ताकि हम जो स्टॉक्स का जो पूरा ट्रेंड है उसको कैप्चर कर पाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं।
नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जहां पे आप वैल्यू स्टॉक्स को ढूंढने की कोशिश करते हो। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होता है? जब आपको बेसिकली हमें मार्केट में पैसा बनाना है और अगर हम एक एक्टिव ट्रेडर है तो हम हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए? हमारा मेन मकसद एक निफ्टी से ज्यादा रिटर्न कमाना होना चाहिए, राइट? दैट इज द मेन मोटो। अगर हम निफ्टी से भी कम रिटर्न कमा रहे हैं तो फिर उससे अच्छा तो हम एक म्यूचुअल फंड में या फिर कोई पैसिव इन्वेस्टिंग कर लें, राइट? तो जब हम हमारा टाइम और पैसा कई किस चीज में डाल रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स कमाना है। और निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स कब मिलेंगे हमको? हम जब ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हो, राइट? तो देयर इज अ टर्म नोन एज आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स एंड अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ स्टॉक ए एंड निफ्टी, इफ देयर इज निफ्टी एंड देयर इज स्टॉक ए, अगर स्टॉक ए ने 3 महीने में 10% का रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 3 महीने में 5% का रिटर्न दिया है, दैट मीन्स स्टॉक ए हैज बीन आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। ओके, दैट इज द बेसिक थिंग कि अगर स्टॉक ए ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो टाइम आपको डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि कौन सा टाइम आप देख रहे हो, अगर आप 3 महीने का देख रहे हो या 6 महीने का देख रहे हो, राइट? अगर स्टॉक ए ने पिछले 3 महीने में बस 5% का रिटर्न दिया है और निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया है, दैट मीन्स कि निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग द स्टॉक। नाउ हम क्या अज्यूम कर रहे हैं बेसिकली कि जब स्टॉक ए आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को तो इट विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स टिल अ टाइम, राइट? जब जैसे ही वो स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देगा हम उन स्टॉक्स को देखेंगे भी नहीं। तो हमारा मेन मकसद यही है कि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढे जो आउट परफॉर्मिंग रहे मार्केट को और ना कि अंडर परफॉर्मिंग रहे। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एल्कॉन इंजीनियरिंग। जब निफ्टी ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समझो निफ्टी ने जून 2020 से अभी तक समझो हमें रिटर्न दिया होगा अराउंड 100% का रिटर्न दिया होगा फ्रॉम द लोज, और सेम टाइम में एल्कॉन इंजीनियरिंग ने उस सेम ड्यूरेशन में 900% का रिटर्न दिया है, राइट? तो इसे कहते हैं हम बेसिकली आउट परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक। और सेम टाइम में अगर हम अमर राजा बैटरी का चार्ट देखते हैं, अभी सेम टाइम में हम अमर राजा बैटरी का चार्ट देखेंगे तो अमर राजा बैटरी ने इसी ड्यूरेशन में -40% का रिटर्न दिया है, राइट? तो यही डिफरेंस होता है एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स में और आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में। नाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू लुक फॉर स्टॉक्स दैट आर गोइंग टू आउट परफॉर्म ओनली। इट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स that have performed well relative to the market or the relevant benchmark index. Now benchmark index क्या होता है? हम किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं हमारा परफॉर्मेंस? बेसिकली अभी हम हमारा परफॉर्मेंस स्मॉल कैप स्टॉक से कंपेयर कर सकते हैं, हम हमारा परफॉर्मेंस मिड कैप इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं, हम हमारा परफॉर्मेंस एक लार्ज कैप इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि निफ्टी 50। नाउ ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एक बेंचमार्क इंडेक्स, जैसे देखा जाए कि इंडिया का मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है तो हम क्या बात करते हैं? हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अगर हमें चेक करना है कि यूएस में टेक स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो हम नैस्डैक का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, राइट? तो सिमिलरली हम इंडिया में निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस चेक करेंगे क्योंकि वो एक बेंचमार्क इंडेक्स है और दैट इज व्हाट वी वांट टू बीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? सो आप आपका परफॉर्मेंस कोई भी इंडेक्स से कंपेयर कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको आपका कोई आईटी स्टॉक है और आपको चेक करना है कि आपका आईटी स्टॉक आपके होल इंडेक्स से कैसे परफॉर्म कर रहा है तो आप आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी आईटी से कंपेयर करोगे, राइट? सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज बेसिकली द आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक, और हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हम जाएंगे चार्ट में, देखेंगे कि हम बेसिकली इस इंडिकेटर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अब हमें पता कैसे चलेगा कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है? तो बेसिकली गो इन द इंडिकेटर सेक्शन। ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर सकते हो, और मैं पूरी चार्टिंग के लिए मेरा ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ, राइट? तो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए अभी, और इस इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद में रिलेटिव स्ट्रेंथ टाइप करिए। जैसे ही आपने रिलेटिव स्ट्रेंथ टाइप किया यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंडिकेटर्स बाय डिफरेंट डिफरेंट नेम्स। हम कौन सा चूज करने वाले हैं? हम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर चूज करने वाले हैं जिसके 1300 अराउंड 1374 मेंबर्स है, राइट? तो ये वाला इंडिकेटर हम चूज करेंगे। ऑल ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स आर प्लॉटिंग द सेम थिंग, बट इसमें कुछ आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा जो हम देखेंगे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया नीचे एक इंडिकेटर आप प्लॉट हो जाएगा। इस इंडिकेटर को आपको जाकर सेटिंग्स में जाकर चेंज करना है, या ये इंडिकेटर प्लॉट हो गया। अभी हमें इनपुट्स में जाकर
पहला हमारा सोर्स रहेगा। सोर्स मतलब क्या, हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, हम क्लोज कंपेयर कर रहे हैं स्टॉक का, एक स्टॉक का एक इंडेक्स है। हमारा कंपेरेटिव सिंबल क्या है, हमारा कंपेरेटिव सिंबल निफ्टी 50 है। पीरियड क्या यूज करेंगे, हम पीरियड यूज करने वाले हैं 52। और हम टाइम फ्रेम क्या यूज करने वाले हैं हमारे चार्ट्स के लिए, हमारे चार्ट्स के लिए हम टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं, दैट इज वीकली टाइम पीरियड। ओके, पहले हम वीकली टाइम पीरियड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें एक बड़ी ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हमको नॉइज रिड्यूस करना रहता है, राइट। अगर हमें कोई स्टॉक बड़े टाइम के लिए राइड करना है, इफ यू वांट टू राइड दैट स्टॉक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन वी नीड टू रिड्यूस दैट नॉइज दैट इज देयर इन द डेली टाइम पीरियड। सो इसीलिए हम वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करने वाले हैं। और पीरियड 52 का मतलब क्या है, बेसिकली एक साल में हम हमारे 52 वीक्स होते हैं, राइट। तो हम पिछले एक साल का रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपेयर ऑफ अ स्टॉक वर्सेस द इंडेक्स। और हम अभी हम ऊपर इसको ऊपर लेते हैं और ओके क्लिक कर देंगे, राइट। एंड ये आरएस और आरएस मीन का कोई हमें यूज नहीं रहेगा, बेसिकली बस यही मेन सेटिंग्स है हमारी, क्लोज, निफ्टी 50 एंड 52 पीरियड, एंड आई विल क्लिक ओके हियर। okay, so once I click OK here and if we open any kind of random chart, okay, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन बेसिकली कैसी होती है, हम वो आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ रिलेटिव स्ट्रेंथ इज बेसिकली आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस। तो अभी हम, आपको क्या दिखेगा, एक जीरो लाइन है हमारी, एक पॉजिटिव वाली लाइन है और एक नेगेटिव वाली लाइन है। नाउ वेन एवर अ स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, मतलब अगर स्टॉक्स, अगर वो जो स्टॉक है वो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, उसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो ग्रीन में रहेगा। और वो अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है बेसिकली, तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो रेड में आ जाएगा, राइट। तो दिस इज बेसिक टूल दैट यू कैन यूज टू आइडेंटिफाई। आपको कोई एक्सेल शीट और किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। ग्रीन में है वो स्टॉक मतलब आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, रेड में है वो स्टॉक दैट मींस दैट इज एन अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। तो अभी हम इधर देख रहे हैं जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लोज निफ्टी, और इधर आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन में है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली मार्केट्स को आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए इसने इतना बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे अप्लाई करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का एनालिसिस क्या है बेसिकली, राइट। तो ये सिंपल रूल्स है जो आपके इसमें टाइप कर सकते हो। रिलेटिव स्ट्रेंथ टाइप करिए और बेसिकली आपको इतना करना है। नाउ हम आरएस क्यों यूज कर रहे हैं, आरएस बेसिकली हेल्प्स अस टू फिल्टर आउट स्टॉक दैट आर इन गुड मोमेंटम। बेसिकली हमें ऐसे स्टॉक्स को ये ढूंढना है जो मोमेंटम में हो, ताकि वो मोमेंटम कंटिन्यू रख सके। और जैसे ही मोमेंटम में शिफ्ट होता है, जैसे कि अगर वो आउट परफॉर्मेंस से अंडर परफॉर्मेंस में आता है, तो वी आर गोइंग टू एग्जिट दैट स्टॉक। दीज स्टॉक्स टेंड टू आउट परफॉर्म द मार्केट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दीज आर पोटेंशियली सुपर स्टॉक, जो हमने बात किया कि ये 5x 10x रिटर्न दे सकते हैं। और 52 पीरियड जो सिग्निफाइज 1 ईयर ऑफ ट्रेडिंग, एंड 1 ईयर वी आर 52 ट्रेडिंग वीक्स, राइट। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। नाउ आफ्टर रिलेटिव स्ट्रेंथ वी आर, वन मोर थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्टेज एनालिसिस। नाउ आई एम अ ग्रेट और आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ स्टेज एनालिसिस एंड आई वर्शिप स्टैन विंस्टन। तो स्टैन विंस्टन जो थे एक यूएस के ट्रेडर थे, जो काफी बड़े माने जाने वाले ट्रेडर हैं। तो उन्होंने एक स्टेज एनालिसिस के ऊपर बात की थी, जैसे कि स्टॉक हमेशा 4 स्टेजेस में चलता है, जैसे कि अक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन और डाउन ट्रेंड। तो बेसिकली ये क्या होती है, जब स्टॉक एक साइडवेज जोन में होता है, इनिशियली एक स्टॉक का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड आया है, फिर स्टॉक एक साइडवेज जोन में चला जाता है, राइट। और ये साइडवेज जोन काफी टाइम के लिए रहता है, 2 साल 3 साल के लिए वो स्टॉक साइडवेज हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम अक्यूमुलेशन पीरियड, जहां पे स्टॉक इक्वल क्वांटिटी में होते हैं, बायर्स और सेलर्स, और कोई भी ऊपर नीचे, मतलब ना बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर स्ट्रॉन्ग है, दे आर ऑल इक्वल। एंड इस टाइम पे बेसिकली आपको वॉल्यूम्स में बहुत कम एक्टिविटी देखने को मिलती है, राइट। वॉल्यूम एक्टिविटी कब आपको देखने को मिलेगी, वॉल्यूम एक्टिविटी आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगी, राइट। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, बेसिकली जब स्टॉक एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो जब भी स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद में साइडवेज हो जाता है पूरा टाइम के लिए, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं एचएससीएल का, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एचएससीएल। देखिए अभी इसमें देख सकते हैं आप, जैसे कि एचएससीएल जो स्टॉक था वो काफी 190 रुपए से लेकर डायरेक्टली वो 43 रुपीज तक गिरा, और फिर काफी टाइम के लिए वो साइडवेज हो चुका है, राइट। 2 साल से वो कंप्लीटली साइडवेज है। तो यही हमारा मतलब है अक्यूमुलेशन पीरियड का। अब इस अक्यूमुलेशन पीरियड के बारे में आता है ब्रेकआउट आता है, तो राइट, इधर हम देख रहे हैं कि एक हमारा इधर एक ब्रेकआउट आया है,
स्टॉक एक अपट्रेंड, एक नई अपट्रेंड बनाने की कोशिश करता है और स्टॉक ब्रेकआउट देता है ऐसा, फिर नीचे पुल बैक देता है और स्टॉक कंटिन्यू करता है अपनी ब्रेकआउट जर्नी। तो इसे कहते हैं एक अपट्रेंड, या फिर बोल सकते हो स्टेज 2 अपट्रेंड, राइट। इसके बाद में होता है बेसिकली अपट्रेंड में क्या होगा, बायर जो है वो काफी स्ट्रांग रहेंगे सेलर से। ये कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं हर स्टेजेस की। इस स्टेज में बायर जो है वो काफी स्ट्रांग रहेंगे सेलर से। आपको हमेशा वॉल्यूम ब्रेकआउट के ऊपर फोकस करना है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बेस, राइट। तो ब्रेकआउट हमेशा बिगर वॉल्यूम्स के साथ आना चाहिए ताकि हम एक ऐसे स्टॉक में बने रहे। कह रहा हूं, देखिए जब भी स्टॉक को ब्रेकआउट देना रहता है या फिर जब भी स्टॉक को ऊपर जाना रहता है, उससे काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। और स्टॉक हमेशा कभी भी नीचे गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है, और वो बहुत फास्ट गिरता है और बिना वॉल्यूम्स के भी गिर सकता है, राइट। नाउ स्टेज 2 के बाद में क्या होता है, स्टेज 2 के बाद में वापस से एक स्टेज आता है, वो आता है स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। नाउ इधर इस फेज में क्या होता है, इस फेज में बेसिकली स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है और ये इस स्टेज 1 का रेप्लिका होता है ऊपर के साइड में। यहाँ पे स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज हो गया, इधर को एफआईआई दिया है, ऐसा दिखता है कि ये सब लोग माल बेचकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बुक द प्रॉफिट आफ्टर इतनी बड़ी लॉन्ग रन के बाद में। और इसके बाद में बेसिकली होता है स्टेज 4 डाउन ट्रेंड, जो स्टेज 2 का ऑपोजिट होता है, राइट। तो ये स्टेज 2 का कंप्लीटली ऑपोजिट होता है। क्यों? इस पीरियड में स्टॉक बेसिकली 50 से 80% तक गिर सकते हैं ऊपर से। तो अब एचएससीएल की चार्ट में देखोगे एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखें, स्टॉक एक कंप्लीटली साइडवेज जोन था, कंप्लीटली स्टॉक का एक कंप्लीटली साइडवेज जोन था। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, स्टॉक ने 500% का रिटर्न दिया। इधर से लेकर ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने कंप्लीटली 500% का रिटर्न दिया। फिर स्टॉक ने स्टेज 3 का बेस का ब्रेकडाउन दे दिया और स्टॉक ने वापस से 70-80% वापस गिर चुका है, राइट। तो ये साइकिल जो है ये बार बार आपको स्टॉक्स में रिपीट होते हुए दिखेगा। जब आप स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स खोलोगे तो आपको ये साइकिल कंटिन्यूस रेप्लिकेट होते हुए दिखेगा। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल देखते हैं एमआरपीएल का। ये देखिए, एमआरपीएल ने ब्रेकआउट इधर 2016-17 में ब्रेकआउट दिया, स्टॉक ऊपर गया, स्टॉक फिर से ब्रेकडाउन दे दिया, स्टॉक नीचे आया, राइट। स्टॉक ने 140 रुपीज से लेकर स्टॉक ने 24 रुपीज टच किया और फिर इधर से उसने स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया और स्टॉक एंटर्ड इनटू स्टेज 2, राइट। इधर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये जो साइकिल है ये स्मॉल कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में तो आपको बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली आपको दिखेगा, राइट। तो बुकिंग प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गेम, बिकॉज देखिए अगर आप सोचोगे कि मैं इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखूंगा 10 साल 20 साल के लिए, तो आपको पता नहीं कि 20 साल बाद वो क्या पता वो येस बैंक बन जाए, हो सकता है वो येस बैंक बन जाए, हो सकता है वो आरकॉम बन जाए, राइट। तो स्टेज एनालिसिस आपको इस चीज में मदद करता है, बेसिकली आपको प्रॉफिट बुक करने में मदद करता है। कहां पे एंट्री ले कोई स्टॉक में ये भी मदद करेगा, कहां पे एग्जिट ले स्टॉक में ये भी मदद करेगा। नाउ हम स्टेज 1 स्टेज 2 को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है 30 वीक मूविंग एवरेज, राइट। तो 30 EMA का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करने वाले हैं। तो हमारा जो भी एनालिसिस होने वाला है वो वीकली टाइम पीरियड पे होने वाला है, और फिर हम इसे वीकली टाइम पीरियड के बाद में हम डेली टाइम पीरियड में हम जंप कर सकते हैं, राइट। पहले हम बड़े टाइम पीरियड में देखेंगे कि स्टॉक का मूवमेंट क्या है, और फिर छोटे टाइम पीरियड में देखेंगे कि स्टॉक का मूवमेंट क्या हो रहा है, राइट। तो अभी हम इंडिकेटर सेक्शन में गए और हमने टाइप किया मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस या 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आप यूज कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली मूविंग एवरेज रिबन यूज कर सकते हो। आप कोई भी यूज करिए, प्लॉट दोनों भी सेम चीज करेगा। तो लेट्स अप्लाई मूविंग एवरेज रिबन हियर। तो इस मूविंग एवरेज रिबन से आप मल्टीपल नंबर ऑफ मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो अपने चार्ट में। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें 30 EMA चाहिए, बेसिकली इसको हमने 30 किया और बाकी के सब हमने डिसेबल कर दिए क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं, राइट। तो जैसे ही आप ओके दबाओगे तो आपकी मूविंग एवरेज की लाइन जो है वो आ जाएगी। मेरी मूविंग एवरेज की लाइन है ब्लैक कलर में। तो मेरे हर चार्ट में अगर आपने कभी भी ब्लैक लाइन देखोगे तो दैट इज अ 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन। ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ स्टेज 1 एक बेसिक पीरियड होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स कंटिन्यूअसली इक्वल होते हैं। नाउ हमारा मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टेज 1 और स्टेज 2, बिकॉज जो लोग रहते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं या बोल सकते हो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर ट्राइंग टू बाय द स्टॉक्स व्हेन द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड। स्टॉक को अगर आप डाउन ट्रेंड में खरीदोगे तो आपको वो चीप लगेगा,
डेफिनेटली वो आपको 60 रुपए में मिल रहा है, फिर आपके दिमाग में क्या चलता है, 60 रुपए का अगर वापस से 130 चला गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। बट आप ओवरऑल ट्रेंड को एनालाइज करने की कोशिश करें कि ओवरऑल ट्रेंड इस स्टॉक की, जब स्टॉक एक स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में है, तो हर बार स्टॉक ऊपर जाने की जब भी कोशिश करेगा वो स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा। और मोस्टली जब स्टॉक स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में रहते हैं तो कोई भी टाइप की पॉजिटिव न्यूज भी स्टॉक को ऊपर लेके जाने की कोशिश करती है, बट फिर भी वो स्टॉक हमेशा नीचे गिरता ही रहता है। जैसे कि अभी हम HSCL का एग्जांपल देते हैं, जहां पे सिंपल लैंग्वेज में ईपीएस का मतलब है स्टॉक अगर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है। जब HSCL का एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया है, इधर स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया है, इवन दो स्टॉक हैड नेगेटिव ईपीएस, मतलब स्टॉक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, या HSCL जब एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर भी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया। स्टॉक फाइनली स्टॉक ने 500% का रिटर्न दिया, और पिछले 10 साल में स्टॉक ने हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया होगा। इधर टॉप टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्टॉक ने हाईएस्ट प्रॉफिट कमाया, और उधर ही वो उस चीज का टॉप बन चुका था स्टॉक को। फिर स्टॉक कंटिन्यूअसली गिरता रहा, और इस पीरियड में स्टॉक रिपोर्ट्स द हाईएस्ट एवर ईपीएस इन इट्स लाइफ, मतलब पूरे लाइफ में उसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस जुलाई वाली समझो क्वार्टर में उसने रिपोर्ट किया था। बट स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, इसलिए वो फिर भी गिरता गया, राइट। तो आप जब टेक्निकल यूज करोगे, जब आप टेक्निकल यूज करते हो तो आपको डेफिनेटली एक एज मिल जाता है फंडामेंटल्स से कंपैरिजन में, दैट इज, ये मेरा मानना है। ये आप सबका अपना अपना स्टाइल होता है कि उनको टेक्निकल्स पसंद है या फंडामेंटल्स पसंद है। तो मैं पर्सनली, मैं पूरा टेक्निकल गाय हूं, तो आई प्रेफर प्राइस ओवर एनीथिंग। ओके, तो ये एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि स्टॉक स्टेज 1 के बाद में एंटर करता है स्टेज 2 में, और बायर स्टार्ट्स टू बैलेंस आउट ईच अदर एंड देयर इज वॉल्यूम ड्राई अप, जो हमने डिस्कस किया था। तो हम वापस से एक एमआरपीएल का एग्जांपल लेते हैं। ये देखें, बाय इधर स्टॉक एक स्टेज 1 में है, स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया एट अराउंड 55 रुपीज, एंड इमीडिएटली उस ऑलमोस्ट इट गेव मोर देन 100% रिटर्न इन अ वीक और सो, इन 2-3 वीक्स लेट्स से। 11 अप्रैल को इसने स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया, 11 अप्रैल 2022 को, और 13 जून को इसने 123 रुपीज का हाई मारा, राइट। तो बेसिकली स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। सिमिलरली एक आईपीओ वाले चार्ट्स में आपको क्या देखना पड़ेगा, जैसे ही कोई भी स्टॉक का आईपीओ आता है तो आपको पता नहीं कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं और इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो इसमें भी आप स्टेज एनालिसिस यूज कर सकते हो टू फाइंड वेदर द स्टॉक इज हैविंग द राइट ट्रेंड, कि स्टॉक का एक राइट ट्रेंड है कि नहीं। और जैसे कि स्टॉक की लिस्टिंग हुई, स्टॉक एक साइडवेज जोन में आया और स्टॉक ने एक आईपीओ बेस का ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक एक अप ट्रेंड में चला गया पूरा, और फाइनली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है, राइट। तो ये चीज हमने समझ ली है, स्टेज एनालिसिस के बारे में पढ़ लिया हमने, और रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया। तो अब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कॉमन चीज थी जो भी स्टॉक्स हमने देखे, जो भी 80 स्टॉक्स हमें जो मिले थे, जो 5x हुए, उन सब स्टॉक्स में कॉमन क्या था। उन सब स्टॉक्स में एक ही चीज कॉमन थी, वो है ट्रिपल कंफर्मेशन फ्रॉम ऑफ अ पैटर्न। ओके, तो उन सब स्टॉक्स में एक चीज कॉमन थी कि स्टॉक एक फर्स्टली एक डाउन ट्रेंड के बाद में, हो सकता है स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के बाद में अक्यूमुलेशन पीरियड बनाया और स्टॉक ने स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया इधर, और जैसे ही स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में का रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव में आ गया। तो इधर आपको ये भी दिखेगा, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ पहले नेगेटिव था, और फिर नेगेटिव से वो स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव आ चुकी है, राइट। तो और ये दो चीज हो गई, और तीसरी चीज क्या थी, हमारी वॉल्यूम्स थी, कि वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ब्रेकआउट के टाइम्स पे हमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स चाहिए, राइट। इन तीन चीज का जब आप कॉम्बिनेशन देखोगे कोई भी चार्ट खोलकर, आप कोई भी रैंडमली स्टॉक उठा लीजिए, जैसे कि हम मानकर चले पॉलीकैप्स देखते हैं हम, लेट्स से पॉलीकैप्स नहीं, कोई एक स्टॉक देखते हैं जिंदल वर्ल्ड, राइट। इधर देखिए, स्टॉक ने इधर स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया, स्टॉक गेव अ स्टेज 1 ब्रेकआउट, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव में आया, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव में आया, और वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आया। तो ये एक ट्रिपल कंफर्मेशन पैटर्न है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हम समराइज करते हैं बेसिकली, कि what are we looking for? We are looking for stock breaking out of stage 1 and above the 30-week moving average line,
रिलेटिव स्ट्रेंथ 0 के ऊपर रहनी चाहिए और इंक्रीजिंग रहनी चाहिए। अगर स्टॉक जब ब्रेकआउट दे रहा है और उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी पॉजिटिव है तो और भी बढ़िया, दैट मींस कि स्टॉक एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक ऑलरेडी है और फिर स्टॉक ने एक फ्रेश स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया। द मोर टाइम द आरएस वाज पॉजिटिव बिफोर द ब्रेकआउट द बेटर, जो हमने डिस्कस किया। एंटर ऑन स्टेज 1 ब्रेकआउट, स्टेज 1 ब्रेकआउट के बाद में एंटर करना है। और लुक फॉर वॉल्यूम्स, राइजिंग वॉल्यूम्स ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बेस। मतलब क्या, ब्रेकआउट के टाइम पे आपको वॉल्यूम ढूंढनी है। अब इसमें हमारे 3 टाइप की एंट्रीज आ जाती है बेसिकली। कैसे टाइप की एंट्रीज हो जाती है? अब स्टॉक ने स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया तो हमने इधर एक एंट्री ले ली। फर्स्ट एग्जांपल, स्टॉक ने 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया एट दिस एरिया, तो हमने इधर दूसरी एंट्री ले ली, दैट इज द 52 वीक हाई ब्रेकआउट, द स्टेज 1 ब्रेकआउट। और तीसरा एंट्री हो जाता है हमारा जो है स्टॉक ने ऑल टाइम हाई या मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया, राइट। तो ये हमारी बेसिकली 3 टाइप की एंट्री हो जाती है। इसमें आप इनिशियली पोजीशन साइजिंग जो करते हो, ये बेसिकली पूरा एक ट्रेड इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि टाइम पीरियड फॉर द होल जर्नी फ्रॉम ब्रेकआउट स्टेज 1 ब्रेकआउट टू स्टेज 3 डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैन टेक फ्रॉम 1 year to 2 years डिपेंडिंग अपॉन द ओवरऑल मार्केट कंडीशन। तो ओवरऑल मार्केट कंडीशन अगर बुलिश है तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड है ये बहुत बड़े टाइम पीरियड के लिए लास्ट करती है। नाउ इस चीज में आपको हमें एक और चीज ऑब्जर्व करनी है कि आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि यार हम लोग स्टॉक को बॉटम पे क्यों नहीं पिक कर रहे हैं, हम लोग इधर भी स्टॉक को पिक कर सकते थे और फिर स्टेज 1 ब्रेकआउट स्टॉक ऑलरेडी डबल से ऊपर हो जा रहा है, राइट। ये स्टॉक का 52 वीक लो है, स्टॉक का स्टेज 1 ब्रेकआउट है 81 रुपीज पे, हम इधर क्यों नहीं बाय कर रहे और हम इधर क्यों बाय कर रहे हैं बेसिकली, ये एक सवाल आप सबके दिमाग में आना चाहिए। क्यों? देखिए, जब हम स्टॉक को एक अक्यूमुलेशन पीरियड में अगर हम बाय कर लेते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ कंफर्मेशन, तो हमें ये नहीं पता कि अक्यूमुलेशन पीरियड कितने टाइम तक लास्ट करने वाला है। क्योंकि आप सोचो कि अगर आप इधर बाय करते थे फॉर एग्जांपल एट 71 रुपीज, ये भी अक्यूमुलेशन पीरियड था, मगर स्टॉक ने स्टेज 1 ब्रेकआउट नहीं दिया, स्टॉक वापस से और नीचे गिर चुका है, राइट। तो एज एन इन्वेस्टर हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो हमें स्टॉक को, कोई भी स्टॉक को बॉटम पे कैच नहीं करना है या टॉप कैच नहीं करना है, हमें एक करेक्ट ट्रेंड को कैच करने की जरूरत है, राइट। तो अगर हमने ये वाली ट्रेंड को कैच कर लिया बेसिकली, ये जो ट्रेंड है, ये इतनी ही ट्रेंड हमने कैच कर ली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ, राइट। तो हमारा मेन मकसद टॉप, आप बोलो ये टॉप कैच करना नहीं है, ना कि ये बॉटम कैच करना है, हमें बस इस ट्रेंड को राइड करना है। और ये ट्रेंड को कब तक राइड करोगे? ये ट्रेंड को जब तक स्टॉक ने स्टेज 3 का ब्रेकडाउन नहीं दे दिया हो तब तक राइड करोगे, या फिर स्टॉक एक 30 वीक मूविंग एवरेज के, या फिर जब तक स्टॉक एक 30 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाता है। अंडरस्टूड? तो इस केस में जब हम देखते हैं कि स्टॉक का स्टेज 3 ब्रेकडाउन कहाँ आया, स्टॉक का स्टेज 3 ब्रेकडाउन इधर आ चुका है, स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया, एक बेस का, वीकली बेस का ब्रेकडाउन दिया और स्टॉक पे फाइनली रिटेस्ट करता है, और इधर हमारा 286 पे हमारा ओवरऑल एग्जिट हो जाता है इस पूरी स्ट्रैटेजी का, राइट। हमारा एंट्री होता है अराउंड 82 पे और हमारा एग्जिट होता है एट अराउंड 282 पे। तो दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, ओके। जैसे कि ये कुछ एग्जांपल्स है, एलटीआई, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। आप इसमें देखोगे कि हाँ, आप देखना कि स्टॉक हमें, जैसे कि आईटी सेक्टर, राइट, आईटी सेक्टर हमें एंट्री भी दिया था इस स्टेज एनालिसिस पे और एग्जिट भी दिया था इस स्टेज एनालिसिस पे, और ये सभी स्टॉक्स को मैंने लाइव चार्ट में एनालाइज किया था और शेयर किया था मेरे ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल में। तो जैसे कि आप देख रहे हो, स्टॉक ने इधर स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया, फिर से स्टॉक ने इधर इस एरिया में स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया 2047 रुपीज, स्टॉक गेव अ मैसिव रैली ऑफ अराउंड 240% here in this scenario। स्टॉक ने एक 248 250% की रैली, स्टॉक को हमें इधर इधर बाय नहीं करना है, स्टॉक को हमेशा, आपको ये याद रखना है, स्टॉक को हमेशा ब्रेकआउट पे ही बाय करना है, दैट। एंड द थर्ड वन इज द, आप बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। इन 3 के अलावा आपको कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। स्टॉक जनरली आपको पुल बैक देते रहेगा एक 30 वीक मूविंग एवरेज के पास में, तो इस मूविंग एवरेज के पास में आप अक्यूमुलेट कर सकते हो एज सुन एज द स्टॉक इज टचिंग द मूविंग एवरेजेस एंड पुलिंग बैक टू द मूविंग एवरेजेस। स्टॉक बार बार मूविंग एवरेजेस को पुल बैक करते रहेगा, क्योंकि स्टॉक कैन नॉट बी डिविएटेड फ्रॉम द मूविंग एवरेजेस। स्टॉक को
हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती है, और मूविंग एवरेज लाइन जो है वो एक उसको डायनेमिक सपोर्ट, एक राइड ट्रेंड को राइड करने के लिए प्रोवाइड करता है। ओके, दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ ये वही सेम काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन जो थे जो पिछले 2 साल में 5x हुआ है। नाउ मोस्ट स्टॉक्स डबल्ड बिफोर एंटरिंग इनटू स्टेज 2 अपट्रेंड। मतलब क्या, आपको बॉटम कैच करने की जरूरत नहीं है, आप बिना बॉटम कैच करे भी 300-400% की मूव कैप्चर कर सकते हैं। ओनली थिंग इज यू नीड टू बाय दैट स्टॉक एट द राइट टाइम। 52 वीक आरएस वाज पॉजिटिव इन स्टेज 2, और 52 वीक आरएस इज द मेन क्राइटेरिया। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इज द मेन क्राइटेरिया। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव नहीं है तो स्टॉक को बाय करना इज नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है। तीसरी चीज है 90% ऑफ द स्टॉक्स गेव ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आफ्टर स्टेज 2। मतलब आप मानकर चलो कि मल्टी बैगर स्टॉक्स मानकर चलो, या फिर जो स्टॉक जो काफी बढ़िया रिटर्न देने वाले हैं वो ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट भी देते हैं। ओके, तो आप एक स्टॉक को ऑल टाइम हाई वाला, जैसे ही कोई स्टॉक एक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है, आप उस स्टॉक को कभी भी खरीद सकते हो। डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस और इस चीज का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम डिस्कस करेंगे नाउ। ये कुछ रैंडम ऑब्जर्वेशन थे जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें से। जैसे कि आउट ऑफ 85 स्टॉक्स ओनली 20 स्टॉक्स वर ट्रेडिंग ₹100। मतलब स्टॉक की वैल्यू, 20 स्टॉक की वैल्यू ही ₹100 के ऊपर थी, और मार्केट कैप जो इन स्टॉक्स का था, 85 स्टॉक्स में से 50 स्टॉक का मार्केट कैप जो था वो 5,000 करोड़ के नीचे था। दैट मीन्स कि जब वो स्टॉक अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास थे, तब उसके बाद में उन्होंने एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। तो इसका क्या सिंपल आउटकम है, इसका सिंपल एनालिटिक्स हम क्या निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी स्टॉक जो चाहिए वो या 5x 10x वाला स्टॉक चाहिए, तो हमें मोस्टली स्मॉल कैप स्टॉक्स या फिर माइक्रो कैप स्टॉक्स ही ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो 1,000, 500, 1,000, 1,500, 2,000 करोड़ के आसपास हो, ताकि वो जब 5x रिटर्न दे तो वो थोड़ी सी बड़ी कंपनी बने, राइट। तो आप you cannot expect say Reliance to become to give you 5x returns in 2 years, right? तो आपको हमेशा एक छोटी कंपनी का ढूंढना पड़ेगा जो सेम कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली थोड़ा फंडामेंटल्स अगर अच्छा रहा तो आपको और ज्यादा कन्विक्शन मिल सकता है, जैसे कि पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ, और आप बोल सकते हो जैसे कि ईयर ऑन ईयर ईपीएस आपको दिख रहा है, या फिर एफआईआईज आर इंक्रीजिंग द स्टेक, जिसके ऊपर हमने स्क्रीनर भी बनाया है। बेसिकली हम उस स्क्रीनर का भी इस्तेमाल करेंगे, उस स्क्रीनर को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो जिसका आप स्टॉक को एक आप स्टेज 2 अप ट्रेंड में कैसे बाय कर सकते हो बेसिकली, राइट। नाउ 20 stocks were having market cap above 20,000 crore now, and 60 stocks are having market cap 10,000 crore now. ओके, तो 66 स्टॉक्स का जो मार्केट कैप था वो अभी 10,000 करोड़ हुआ, मतलब 5x होने के बाद में। तो अराउंड 66 stocks were having a market cap of around 2,000 crore before they doubled. They were having a market cap of around 2,000 crore and then they doubled. Okay, so these were the common observations. तो ये देखिए बेसिकली स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं, राइट। अभी हम कॉस्मो फिल्म्स का एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो इधर हमें दिख रहा है कि स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया था, राइट। स्टॉक ने इधर हमारा स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बट फिर से फॉल्स ब्रेकआउट देकर स्टॉक रिवर्स हो गया, तो इधर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट होता है। फिर हम अगली बार हम वापस से कब री एंटर करेंगे, अगली बार हम जब स्टॉक पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा। सो इन दिस सिनेरियो स्टॉक जब एक पुराने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा, फिर हम वापस से री एंटर करेंगे। तो इस बार हम इसमें इस वाले ब्रेकआउट कैंडल पे री एंटर करेंगे, और वापस से व्हेन वी आर गोइंग टू पिरामिड अगेन, वी आर गोइंग टू पिरामिड आफ्टर obviously the stock has given us a fresh 52 week high और all time high breakout। इधर आप देख रहे हो कि स्टॉक ने एक स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया, फिर स्टॉक ने 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया, और स्टॉक ने इधर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। तो ये एक कॉमन सिनेरियो है जो आपको बार बार देखने को मिलेगा कि स्टॉप लॉस आल्सो गेट्स हिट। और ये जितना इजी आपको लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, और इट इज रियली टफ डेफिनेटली टू राइड द ट्रेंड, बिकॉज इस ट्रेंड को राइड करने के लिए आपको बड़े बड़े पुल बैक्स भी झेलने पड़ेंगे, राइट। क्योंकि स्टॉक अब 1100 रुपए से लेकर वापस से 852 रुपीज तक गिर जाता है, तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ फियर कि यार इतना बड़ा गेन जो था मेरा ऑलरेडी, मतलब मैं इधर बुक कर सकता था बट मैंने बुक नहीं किया, तो अब करूं कि नहीं, और ट्रेंड को राइड करना चाहिए कि नहीं। तो ऑल द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज यू विल गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड
अभी हम एक स्क्रीनर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है स्टेज 2 अपट्रेंड स्टॉक्स का स्क्रीनर। नाउ बेसिकली ये ऐसे स्टॉक्स को ढूंढता है जो ऑलरेडी स्टेज 2 में। नाउ आपको ये डाउट आ रहा होगा कि ऐसे स्टॉक्स को कहां ढूंढे जो स्टॉक्स स्टेज 1 का ब्रेकआउट दे रहे हैं। ओके, स्टॉक स्टेज 1 का ब्रेकआउट दे रहे हैं और हम उनको कैसे कैच करें। नाउ माय क्वेश्चन टू, मेरा क्वेश्चन सबसे है कि देखिए, जब स्टॉक एक कोई भी ब्रेकआउट देता है तो एक एग्जांपल ले लेंगे हम। अब हमने काबरा एक्सक्लूशन का एग्जांपल ले लिया, तो इधर स्टॉक ने जब भी ब्रेकआउट दिया तो डोंट यू थिंक जब स्टॉक एक अक्यूमुलेशन पीरियड के बाद में आता है, तो वो अक्यूमुलेशन पीरियड लास्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 और 3 ईयर, तो स्टॉक इधर जब भी ब्रेकआउट देता है तो वोंट यू कॉल दिस एज अ फर्स्टली दिस, अगर हम 52 वीक ब्रेकआउट का स्क्रीनर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या नहीं है 52 वीक ब्रेकआउट के स्क्रीनर में हमारे पॉपअप होगा, राइट? तो स्टॉक जब भी स्टेज 1 ब्रेकआउट देता है तो वो 52 वीक वाले ब्रेकआउट के स्क्रीनर में भी पॉपआउट होगा, और 52 वीक वाले स्क्रीनर में स्टेज 2 वाले स्टॉक्स भी पॉपअप हो गए और स्टेज 1 वाले स्टॉक्स भी पॉपअप हो गए। द ओनली थिंग इज यू हैव टू फिल्टर इट आउट मैन्युअली कि स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया है कि स्टॉक ने स्टेज 2 में कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट दिया है, राइट? तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिकली ये जो चीज हो रही है ये 52 वीक हाई ब्रेकआउट ही हो रही है। ओके, सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्टेज एनालिसिस और वॉल्यूम्स के साथ में, और पोजीशन साइजिंग। इनिशियली आप अगर आप 5% पोजीशन साइजिंग से भी आप आपके पोर्टफोलियो का 5% भी इन्वेस्ट करते हो कोई भी स्टॉक में, तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो आप over a period of time pyramid कर सकते हो as soon as you see that the stock is moving upwards into your direction and the stock is taking support on the 30-week moving average line. That is where you can go and take up further positions, let's say adding 2 or 3% again and again whenever the stock is moving up, right? So that is one thing that आप ये चीज एक और चीज कर सकते हो। स्टॉप लॉस जनरली इस सिनेरियो में क्या होता है, स्टॉप लॉस जनरली हम 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन का 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन यूज कर सकते हो आप। स्टॉप लॉस हमारे ट्रेलिंग एसएल आप 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन यूज कर सकते हो, और नॉर्मल एसएल भी आप 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन यूज कर सकते हो, राइट? तो नाउ विल कवर सम क्वेश्चंस टिल दैट टाइम। नाउ अंशुल जी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज पीपल जो भी लोगों ने चैट में डाला है। सर, टाइम फ्रेम यूज्ड इन दिस, वी आर गोइंग टू यूज द वीकली टाइम पीरियड फॉर एवरीथिंग। 52 वीक आरएस, क्योंकि आरएस हम यूज कर रहे हैं वीकली टाइम पीरियड पे, तो उसका रेफरेंस हमारा 52 है, और स्टेज एनालिसिस हम वीकली टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं तो वो वीकली टाइम फ्रेम है। ओके, हाउ टू प्लॉट इंडिकेटर, प्लीज सेंड अगेन स्लोली, many times stock goes below EMA, hits your stop loss and come back sharply. Now how to handle this? Yeah, this is a good question कि stop loss stock कभी बहुत बार मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा और फिर से हो सकता है कि आपका स्टॉक मूविंग एवरेज को रीगेन कर जाए। तो उस केस में देखिए, हम एक सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो यू हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ, ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो उसमें आपको कई बार आपको फॉल्स ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, कई बार आपको फॉल्स ब्रेकडाउन भी आपको देखने को मिलेगा, बट दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। क्यों? देखिए, अगर आप मानकर चलिए, हम रिस्क टू रिवॉर्ड का मानकर चलते हैं कि अगर आप 5 बार भी 10 या 15% का लॉस बुक करते हो, अगर आप 5 बार भी 10 से 15% का लॉस बुक कर सकते हो, और मानकर चलो 3 बार आपको 100% गेन मिलता है और 2 बार आपको समझो 200% गेन मिलता है, या मानकर चलो 3 बार आपको 100% गेन मिलता है और 2 बार आपको 50% गेन मिलता है, राइट? तो भी हमारे जो लॉसेस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर हो जाते हैं, राइट? तो एवरीथिंग इन द एंड इज गेम अबाउट द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो चीज है आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि 10 में से 5 बार भी आपका एसएल हिट होता है, अदर 5 स्टॉक्स आर, जो अदर 5 स्टॉक्स का जो गेन है वो दैट इज, अगर आप उस ट्रेंड को करेक्टली राइड करते हो इन द कमिंग ड्यूरेशन, तो दैट इज मोर देन इनफ। नाउ एक कुछ चीजें आपको और भी याद रखनी पड़ेंगी कि मोस्टली जो हमने डिस्कस किया है, दिस वर्क्स रियली वेल इन द आफ्टर अ बेयर मार्केट। ओके, नाउ ये आफ्टर, ये जो चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेयर मार्केट के बारे में बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों? क्योंकि बेयर मार्केट के बाद में जो स्टॉक्स, जो नए स्टॉक्स जो निकल कर आ रहे हैं, देखिए
क्योंकि पहले हमारा जो बेयर मार्केट था इन 2020 में जो बेयर मार्केट आया जिसमें इंडेक्स क्रैश ऑलमोस्ट 50% और सो, उस टाइम पे भी दैट इज अ बेयर मार्केट, राइट। फिर उसके बाद में ही हमारे नए मल्टीबैगर आए। सिमिलर सेटअप वाज सीन इन 2008, आफ्टर 2008 आल्सो। जब 2008 में मार्केट क्रैश आया था और उसके बाद में स्टॉक मतलब इंडेक्सेस ने नई रैली दी थी, तभी भी सेम सिनेरियो हुआ था कि पहले बेयर मार्केट आया, फिर स्टॉक्स आफ्टर द बेयर मार्केट जिन स्टॉक्स ने नई रैली देना स्टार्ट करी, वही स्टॉक्स जाकर मल्टीबैगर बने। तो ये चीज बुल मार्केट के एंड में काम नहीं करेगी। जैसे कि स्टॉक ऑलरेडी 200, 300% रिटर्न दे चुके हैं और फिर आप एंटर करोगे, दैट विल बी नोन एज लेट स्टेज बुल मार्केट और लेट स्टेज ब्रेकआउट। तो उस टाइम पे you will have to face a lot of consequences in case of drawdowns or in case of the time period that you are spending। तो वो एक चीज है। तो अभी जैसे कि आप मानकर चलो कि अभी मार्केट्स वीक है, डेफिनेटली भी मार्केट्स वीक है। जब जैसे ही मार्केट कंडीशन, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होते हैं, तो जो नए स्टॉक्स सिमिलर सेटअप डिस्प्ले कर रहे हैं, क्या सेटअप, जो स्टॉक्स जो नए 52 वीक हाई ब्रेकआउट बना रहे हैं, साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और स्टॉक स्टेज 1 ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको आगे जाकर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही मार्केट की कंडीशंस इंप्रूव होने लग जाते हैं, यू ऑल नो हाउ द मार्केट कंडीशंस इंप्रूव, राइट। तो ये आपको चीज ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। Can we apply for the index in a shorter time period? See, you can apply this in index also for a short, but I do not suggest you to go with a shorter time period because weekly time period will help you to reduce a lot of noises. Okay, तो ये चीज आपको शॉर्टर टाइम पीरियड पे नहीं अप्लाई करो तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बट स्टिल यू कैन गो एंड बैक टेस्ट इट। आपको अगर जमता है तो आप डेफिनेटली आप ट्राई एंड टेस्ट करिए, क्योंकि आप इन द एंड ये सबकी अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। नेक्स्ट, व्हाट स्टॉक एज पर योर सेटअप। तो आप देख रहे हो जैसे कि अब हम जैसे कि एमआरपीएल देख रहे हैं, एमआरपीएल ने ब्रेकआउट दिया था, बट उसने ब्रेकआउट दिया था और उसने रिटेस्ट नहीं दिया था। तो जब ये स्टॉक फिर से कहीं इस एरिया में आता है 72 के आसपास, आप मानकर चलो ये स्टॉक 72 के आसपास आता है, तो दैट वुड बी अ गुड एरिया टू बाय दिस स्टॉक अगेन, राइट। तो ये बेसिकली हम ये बाय एंड सेल प्रमोट नहीं कर रहा हूं मैं, आपको बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ आप इन चीज को कैच कर सकते हो। ओनली थिंग इज यू नीड अलर्ट, क्योंकि आप देखिए अगर आप अलर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि अलर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू कैच द ब्रेकआउट एट द राइट टाइम, क्योंकि हो सकता है कि आपने स्टॉक 10-15% ऊपर चला गया और फिर बाय किया, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो वो मैच नहीं करेगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 1:2 मिनिमम मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्गर रन में इससे प्रॉफिटेबल रहे, राइट। सर टाटा मोटर्स इज अबव आरएस बट इज इन स्टेज 4, व्हाट टू डू इन दैट। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर है। तो जैसे ही स्टॉक को, हमारा मेन पर्पस है स्टेज एनालिसिस का फॉलो करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ एक आप बोल सकते हैं कंफर्मेशन है। तो स्टॉक अगर स्टेज 1 ब्रेकआउट देता है, और देखिए आपके पास दो स्टॉक है, एक स्टॉक ने स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया बट रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव है, एक स्टॉक ने स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया बट रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है। तो आपको ऐसे स्टॉक को चूज करना है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो, ताकि आपको बेटर कंफर्मेशन मिले। सिमिलरली स्टॉक ने स्टेज 4 का ब्रेकडाउन दे दिया है बट रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो सकती है, कई बार हो सकता है कि स्टॉक ने स्टेज 4 ब्रेकडाउन दिया है बट रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको स्टॉक का रिलेटिव स्टेज एनालिसिस ही फॉलो करना है, क्योंकि स्टेज एनालिसिस थोड़ा सा आपको अर्ली सिग्नल देगा। जैसे कि आईटी स्टॉक्स में देख लेंगे हम, तो एलटीआई अगर हम देखते हैं, तो एलटीआई में देखो कि स्टॉक ने स्टेज ब्रेकडाउन जो है वो 18 अप्रैल को ही दे दिया था एट 5600, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका कभी भी पॉजिटिव था। तो स्टेज एनालिसिस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को आप बोल सकते हो कंफर्मेशन लोगे। हाँ, अगर आपको दिख रहा है कि स्टॉक स्टेज 4 ब्रेकडाउन दे रहा है विद रिलेटिव स्ट्रेंथ नेगेटिव, देन दैट मींस डेफिनेटली दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो। उस केस में आपको कंफर्म्ड डाउन ट्रेंड मिलेगा। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जैसी अगर आपको कंफर्मेशन देता है तो आपको बहुत बोल सकते हो आप, इट कैन गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, नाउ डेज मार्केट्स आर चॉपी, सो हाउ कुड यू फाइंड, सी अभी मार्केट्स काफी चॉपी है। अभी देखिए अभी हमारे इंडाइसेस भी स्टेज 4 में। देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये दैट इज अ नाइस क्वेश्चन, थैंक यू। देखिए स्टॉक और इंडाइसेस जनरली साथ में काम करने वाले हैं। अब हम हमारे इंडाइसेस को देखेंगे, जैसे ये स्मॉल कैप इंडेक्स हमारा कौन से स्टेज में, राइट, स्टेज 4 में। अब जब हमारे स्टॉक जो 5x हुए थे, इंडेक्स भी स्टेज 1 ब्रेकआउट दिया था। आप समझ रहे हो कि इंडेक्स और ओवरऑल मार्केट ने भी स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंट्री ली थी,
और स्टॉक्स ने भी कुछ स्टॉक्स ने स्टेज 1 से स्टेज 2 में एंट्री ली थी, तो तब वो ओवरऑल जब मार्केट और अपने स्टॉक सिंक में रहेंगे तभी वो आपको एक रिजल्ट देगा। तो जब हमारे ओवरऑल मार्केट, जब हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स स्टेज 4 डाउन ट्रेंड में है अभी, तब हम ओवरऑल गिने चुने 2-4 स्टॉक हो सकते हैं जो स्टेज 1 ब्रेकआउट दे दे, बट उन्हें भी वो प्रेशर फील होगा जब भी वो स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड दैट थिंग? तो जब स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से ब्रेकआउट देगा, अब हाउ कैन यू विजुअलाइज, हाउ कैन स्मॉल कैप इंडेक्स गिव अ ब्रेकआउट, हम उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ये डेफिनेटली मैं ये गारंटी देता हूं आपको, कोई भी हेल्प किसी ने भी आपको ये बताया नहीं होगा। देखिए कि ये हमारी एक ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन ऐसी नीचे आएगी, राइट, ये ब्लैक लाइन ऐसी नीचे आएगी, और स्टॉक और स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम से आज बॉटम नहीं बनाने वाला है। ये जो आप लोग बोल रहे हो, मतलब आप लोग इन द सेंस, ये जो ट्विटर पे चलता है कि बॉटम इज मेड, बॉटम इज मेड, बॉटम एक दिन में नहीं बनता है, बॉटम बनने के लिए एक पैटर्न बनता है। तो बॉटम ऐसा बनने वाला है जहां पे हमारे स्टॉक जो है, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा पैटर्न बनता है। अब समझ में आया आपको? अब देखिए ये हमारी ब्लैक लाइन रही, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। अब आपको समझ में आया कि कैसे विजुअलाइज होता है कि कब आपको कोई भी स्टॉक को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, कोई भी स्टॉक को बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये देखिए ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कोई भी स्टॉक में जब वो बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। आपका जो मूविंग एवरेज लाइन है वो स्टेज 4 से स्टेज 1 में आने की कोशिश करेंगे, स्टेज 1 में वो अक्यूमुलेशन पीरियड बनाएगा और आपको फिर एंट्री लेने का मौका मिलेगा। तो आपको बॉटम कैच करने के लिए आपको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मगर मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप ट्रेंड को राइड करने के लिए आपको डेफिनेटली टाइम मिल सकता है, राइट। जब इंडेक्स हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स और या बोल सकते हैं आप निफ्टी इंडेक्स हमारा ऐसा ब्रेकआउट देगा ऐसे पैटर्न में, तब दैट विल बी द बेस्ट टाइम जहां पे हम स्टॉक के स्टेज 1 ब्रेकआउट को बाय करने की कोशिश करेंगे। Understood this thing? Who is the author of stage analysis? Stan Winston. Mr. Stan Winston is author of stage analysis. Nowadays, markets are choppy. So, how would we find the stocks? So, definitely, you'll have to look for this kind of structure in the coming period. Then only you should be looking to buy the stock. But ये आपको अभी से प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि आप जाकर आप आपके चार्ट में देखिए स्टेज एनालिसिस काम करता है कि नहीं। आप लाइव चार्ट में जाकर देखिए स्टेज एनालिसिस और रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन आपको एग्जिट दिया था कि नहीं कोई स्टॉक में, एंट्री दिया था कि नहीं कोई स्टॉक में। ओके, नाउ does RS go on in overbought and can be used to for an exit? देखिए RS कभी कभार हो सकता है टू मच एक्सटेंडेड हो, बट उसके लिए एग्जिट करने की जरूरत नहीं है unless and until it is giving us a stage 4 breakdown, आपको उसमें एग्जिट करने की जरूरत नहीं है to be honest. Okay, so any more query that you want to cover, then we'll do it. Ganesh, most of the queries are on stop losses. एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? Okay, cool. तो हम वो देखते हैं। थैंक यू। नाउ दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। नाउ हमें हमेशा स्टॉक को जैसे ही ब्रेकआउट आता है उसे तब बाय करना है। वीकली क्लोज में हमें वेट नहीं करना है कि स्टॉक ने वीकली क्लोज दे दिया है, ब्रेकआउट आई मीन फ्राइडे को क्लोजिंग दी है ब्रेकआउट के ऊपर, तब नहीं, क्योंकि हम बेसिकली मोमेंटम ट्रेड कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो दैट कम्स इनटू अ रडार ऑफ एवरीवन डेफिनेटली। तो हमें ट्राई करना है कि हम डेली टाइम पीरियड में अलर्ट्स का इस्तेमाल करें। देखिए मैं बार बार अलर्ट्स पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आफ्टर ब्रेकआउट हैपेंस स्टॉक काफी ज्यादा फास्ट मूव करता है। तो अलर्ट जैसी लगाओ कि ये हमारा ब्रेकआउट का एरिया है, हमने अलर्ट लगा दिया इस पे कि एड अलर्ट एट 6405 रुपीज, तो हमने अलर्ट लगा दिया और जैसे ही स्टॉक का अलर्ट बजेगा हमें तब एंट्री लेनी है उस स्टॉक में। तो दैट इज वन थिंग। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? देखिए स्टॉप लॉस में इसमें मैं आपको दो इशू बताता हूँ कि स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी में मैं आपको अगर फायदा बता रहा हूँ तो मुझे आपको इसके प्रॉब्लम्स भी बताने चाहिए। अगर आप 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन स्टॉप लॉस रखते हो, अगर आप 30 EMA स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफी बड़ा हो सकता है। फर्स्ट थिंग, 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन में आपका स्टॉप लॉस जो है वो, और ड्रॉडाउन इन केस ऑफ स्टॉप लॉसेस कैन कम अप टू 25% ऑल्सो। ओके, दैट इज वन थिंग। मगर उसमें आपको थोड़ा सा बड़ा रूम मिल जाता है और स्टॉक को थोड़ा सा वोलेटिलिटी के लिए थोड़ा सा बड़ा रूम मिल जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा सा बड़ा रूम चाहिए वोलेटिलिटी के लिए तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखे और स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको बड़ा लॉस होगा। दैट इज वन थिंग। और अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हो 10 से 15% का, दैट इज आइडियली व्हाट आई सजेस्ट, 15% का एसएल इज मैक्सिमम एसएल आपको रखना चाहिए। तो उस केस में आपको हो सकता है थोड़ा फ्रीक्वेंटली आपका एसएल हिट हो जाए इन केस ऑफ बेरिश मार्केट्स, राइट। तो ये मार्केट कंडीशन पे भी बहुत मैटर करता है कि आपको स्टॉप लॉसेस कैसे डिफाइन रखने हैं और कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। ये स्ट्रैटेजी में आप बुलिश मार्केट, मतलब आफ्टर बेयर मार्केट में आप एंट्री लेना है,
ये आपको बुलिश मार्केट के एंड में नहीं लेना है, बेयर मार्केट, अभी जैसे हमारा मार्केट अभी ऑलमोस्ट बेयरिश चल रहा है, राइट, बेयर मार्केट में ही हम ऑलमोस्ट, तो राइट, इसके बाद में जब हमारा ऐसा पैटर्न डेवलप होते हुए दिखेगा तब हम एंट्री लेंगे, तब उस केस में हम 10 से 15% वाले एसएल में भी हम काम कर सकते हैं आफ्टर ऑन द ब्रेकआउट एरिया। हाँ, आप जो जिस प्राइस पे बाय कर रहे हो वो प्राइस नहीं, ब्रेकआउट एरिया के प्राइस से 10-15% नीचे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ब्रेकआउट एरिया इधर है, आप तो इधर बाय करोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो ऑब्वियसली 10-15% का काम नहीं करेगा, तो इधर आपका ब्रेकआउट एरिया, तो इसके नीचे 10-15% आप रखोगे, दैट इज हेल्पफुल ओनली। Sorry, this is not a strategy for intraday. I don't trade intraday as of now. So, I mean, in that case, Anshul ji might help you all. Okay. इंट्राडे के ऊपर हम लोग शॉर्टली वेबिनार करेंगे भी आगे, बट दिस इज गुड फॉर मोमेंटम इन्वेस्टिंग। एंड आई जस्ट वांट टू ऐड दिस कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में होती है। अभी आईटीसी के ऊपर क्वेश्चन आया था, आईटीसी इज अ सुपर हैवी वेट काउंटर, और हैवी वेट काउंटर पे चलती है ऐसा नहीं चलती है, बट जिस हिसाब के रिटर्न्स हमको एक्सपेक्ट चाहिए, हैवी वेट्स 5x और 6x रिटर्न नहीं देते हैं अनलेस आप रिलायंस बोलने लगे। तो रिलायंस अपने आप में एक अलग दो वर्टिकल खड़ा किया था, इसलिए उसमें 2x और 3x की मूव आई थी, बट जनरली हेवी वेट्स में इस तरीके की मूव नहीं आती। 8 से 10% की मूव के बाद, या एफ एंड ओ काउंटर्स होते हैं, 8 से 10% या 15% मूव के बाद फिर ऑप्शंस का जो वेटेज है, शॉर्ट पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस, ऑप्शन राइटिंग, ये सारी चीज ओवरवे करने लगती है और मूव जो है वो खराब होने लगती है। तो अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करनी है, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। आई एम श्योर Janesh will agree with it. या सो हमने जो फैक्ट देखा कि पिछले साल, पिछले 2 साल में जो 5x स्टॉक्स हुए थे उसमें से अराउंड 60% स्टॉक जो थे वो 1000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप के थे। तो मतलब दे आर लिटरली, आप बोल सकते हो माइक्रो कैप स्टॉक्स बोल सकते हो, जो 1000 करोड़ से 5000 करोड़ के मार्केट कैप में पहुंचे हैं पिछले 2 साल में। तो 60% ऑफ द स्टॉक जब आप देख रहे हो कि 1000 करोड़ के नीचे, और मतलब हम कुछ वो वापस से वो एग्जैक्ट फैक्ट देख लेते तो आपको समझ में आएगा कि ये स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ही सबसे बढ़िया काम करता है। देखिए, इसमें आप देखोगे कि 66 स्टॉक्स हैव मार्केट कैप ऑफ 10,000 करोड़ नाउ, मतलब इनका मार्केट कैप क्या था, अराउंड 2000 करोड़ के आसपास। तो आप मानकर चलो कि 85 स्टॉक्स में से 66 स्टॉक्स जो है वो जिनका मार्केट कैप ओनली 2000 करोड़ था। तो ये आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग हम मोस्टली स्मॉल कैप, माइक्रो कैप स्टॉक्स, माइक्रो कैप छोड़ दो, थोड़ा हायर रिस्क हो जाता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स 2000, 3000, 4000 करोड़ के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को आप यूज करोगे तो आपको वो फायदा देखने को मिलेगा। तो इस रिगार्डिंग अगर हम थोड़ा 5 मिनट अगर हम ये स्टेज टू अपट्रेंड वाला स्टॉक्स का जो हमारा स्क्रीनर है अगर हम देखते हैं, तो ये आपको मदद करेगा स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये बेसिकली एक मैंने स्क्रीनर बनाया है जो है टेक्नो फंडा स्क्रीनर है, जो स्टॉक्स ऑलरेडी स्टेज टू अपट्रेंड में है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लेटेस्ट क्लोज इन स्टॉक्स का नंबर 20 के ऊपर रहना चाहिए, मार्केट कैप ऑफ द कंपनी शुड बी लेस देन 3000 करोड़। ओके, तो मार्केट कैप लेस देन 3000 करोड़। अब इसमें ये मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम का इस्तेमाल किया है। बेसिकली क्या ढूंढ रहे हैं हम, ऐसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो अप ट्रेंड में हो, तो मूविंग एवरेजेस हैव टू बी अलाइंड। तो 20 EMA इज ग्रेटर देन 50 EMA इज ग्रेटर देन 100 EMA, ये डेली टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं, इज ग्रेटर देन 200 EMA। तो ये जब चारों मूविंग एवरेज एक दूसरे के ऊपर हो गए, दैट मींस दैट स्टॉक इज इन कंफर्म्ड अप ट्रेंड, and the stock should be above the 30-week moving average line. That means that the stock may be in the stage 2. Okay, तो ये हमारा क्राइटेरिया था कि मार्केट कैप 3000 करोड़ के नीचे है, और क्या नाम है, लेटेस्ट क्लोज इज above the 30-week moving average line, latest volume is greater than 50,000 crore, so that we are trading liquid stocks, और लेटेस्ट क्लोज जो है वो 50 EMA के ऊपर रहना चाहिए डेली में। और ये थोड़ा सा फंडामेंटल क्राइटेरिया डाला है, जैसे कि आरओई आरओसी, अगर बेसिक फंडामेंटल जो हम चेक करते हैं आरओई आरओसी और ईपीएस ग्रोथ, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। आप बेसिक पहले आप इनका बेसिक्स देख लीजिए, 5-10 मिनट का कोई भी यूट्यूब पे वीडियो जो आरओई आरओसी क्या होता है और ईपीएस क्या रहता है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, राइट। तो आरओई आरओसी अगर हम आपको अप्लाई करना है कि हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका आरओई आरओसी भी ग्रेटर देन 15 हो, तो इसको हम एनेबल कर देंगे। तो फिर स्टॉक में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों फिल्टर होगा। तो ये 3 टाइप के फिल्टर बनाए हुए हैं, जैसे कि इधर ईपीएस ग्रोथ वाली फिल्टर है जो है ईयरली ईपीएस ग्रोथ, इधर है क्वार्टरली ईपीएस ग्रोथ, और साथ में एफआईआईज आर इंक्रीजिंग द स्टेक और नॉट इन दैट कंपनी। तो ये भी एक स्क्रीनर है जो स्टेज टू अपट्रेंड वाले स्टॉक्स का स्क्रीनर है, जो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन विश, कि
आप इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, राइट? अगर आपको मार्केट कैप मोर देन 5000 करोड़ चाहिए तो आप इधर टाइप कर सकते हो मार्केट कैप ग्रेटर देन नंबर 5000, तो वैसे स्टॉक्स वो ढूंढ के निकालेगा। अगर आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनका प्राइस 100 रुपए के ऊपर हो, तो आप इधर डायरेक्टली 120 की जगह 100 डाल दीजिए, तो फिर ऐसे स्टॉक्स आ जाएंगे आपके, राइट? तो ये आप आपके अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो आपके नीड्स के हिसाब से। Any more queries that we want to cover? Stocks like Atul Limited keeps rising. We have not seen downtrend and accumulation. How to pick such stocks? Okay, one second. हम अतुल का चार्ट देखते हैं, फिर एनालाइज करेंगे। या आप अतुल का चार्ट देखोगे, आप बजाज फाइनेंस का चार्ट देखोगे, all the charts are almost the same thing. You will find all the charts. ये जो मल्टीबैगर जो स्मॉल कैप से लार्ज कैप में कन्वर्ट हुए हैं, तो आप देखिए, आप स्टेज एनालिसिस यूज कर इन स्टॉक को होल्ड भी कर सकते हो, राइट? तो इनको आप अभी देखिए, आप इनको कब बाय कर सकते हो? अभी जब भी स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट देगा तब आप उनको बाय कर सकते हो ऑब्वियसली, एंड यू कैन कीप राइडिंग द ट्रेंड, क्योंकि आप देखिए हर बार स्टॉक एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, पुल बैक कर रहा है और ट्रेंड को राइड कर रहा है विद द 30 वीक मूविंग एवरेज लाइन, राइट? तो इस केस में बट अभी देखोगे तो स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दे दिया है, तो अभी स्टॉक स्टेज 4 में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक बहुत डेंजरस सिनेरियो है। दिस इज नोन एज बेसिकली, एक बोल सकते हो क्लाइमैक्स सेलिंग बोल सकते हो एट द टॉप ऑफ अ ट्रेंड, कि ट्रेंड के टॉप में एकदम बड़ा सा रेड कलर का वॉल्यूम बार आपको दिखता है, तो बोल सकते हो कि ये पोटेंशियल टॉप बन चुका है अगले 6 महीने 12 महीने के लिए, राइट? तो ये सिनेरियो आप अगर आप देखोगे, जिसके ऊपर मैंने काफी बात की है क्लाइमैक्स सेलिंग के ऊपर, आईएक्स सेम चीज, आईएक्स ने अक्टूबर 2021 में क्लाइमैक्स सेलिंग एट द टॉप ऑफ अ ट्रेंड एंड देन आफ्टरवर्ड्स इट इज इन साइडवेज, सेम चार्ट, आईआरसीटीसी सेम चीज, ये देखिए उस टाइम से अभी तक वापस से साइडवेज। फिर आप देखोगे आईआरसीटीसी देख लिया, डीमार्ट ये देखिए ऑलरेडी मार्क्ड है, क्लाइमैक्स सेलिंग एट द टॉप ऑफ अ ट्रेंड। तो जो ये एक और चीज है जो आपको बता सकती है कि भाई अब इस स्टॉक से निकलने की जरूरत है, जब मतलब ये आप स्टेज एनालिसिस के अलावा भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये जब ऐसी जब कैंडल बनती है एक ट्रेंड के टॉप में, दैट मीन्स दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज अकरिंग बेसिकली इन दैट स्टॉक। ये एक बड़ी सी रेड कैंडल और बड़ा सा रिजेक्शन एट द टॉप ऑफ अ ट्रेंड, बड़ी सी रेड वाली वॉल्यूम बार और बड़ा सा रिजेक्शन, दैट इज वन कंफर्मेशन, और ये सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बार रहनी चाहिए पिछले कुछ महीनों की, राइट? तब आप कंफर्म कर सकते हो कि ये कंफर्म्ड है कि ये स्टॉक अब साइडवेज हो चुका है और डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो आई थिंक वी आर डन फॉर द सेशन। ओके, स्टैन विंस्टन हु इज द फेमस इन्वेस्टर, अगर आप उनकी बुक पढ़ोगे तो आई गेस आपको और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी ज्यादा डिटेल्ड मैनर में आपको मतलब मेरे हिसाब से और अच्छा समझ में आएगा, राइट? तो और हमने तो काफी शॉर्ट में कवर किया है, काफी सारी चीजें हैं जो है हम कवर कर सकते हैं। Hopefully we'll organize some more sessions in the coming future with Anshul ji, and we'll cover definitely each and every topic in detailed manner, right? Thank you. श्योरली जैनेश, आगे एक बार हम आपसे ऑप्शंस के ऊपर और वेबिनार चाहेंगे कि आप ऑप्शंस किस तरीके से ट्रेड करते हैं। Sure, definitely we'll plan. श्योर, सो विल बी एंडिंग द सेशन। इस सेशन आज यहीं हम वाइंड ऑफ करेंगे। थैंक यू जैनेश, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग अस मोमेंटम इन्वेस्टिंग। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।